हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। आज डेट है 23 अगस्त 2020। तो आज का सारा इंपॉर्टेंट करंट इस वीडियो में देख लेंगे। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर जाएं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कल हमने 2 सवाल पीछे छोड़ दिए थे, उनका विश्लेषण आज देख लेंगे। तो इसमें एक आप देख लो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर है जो कि लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इस्टेब्लिश है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग। तो इसका कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1990 में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। ठीक है, ये क्या काम करती है? डेवलप करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो छोटी छोटी जो भी इंडस्ट्री है उनको फाइनेंस यदि प्रोवाइड कराना हो तो ये सिडबी काम करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले दूसरा वाला है कि लिंगराज मंदिर जो हाल ही में समाचार में था किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा। तो लिंगराज मंदिर है जो कि ओडिशा में इस्टेब्लिश है। ठीक है, ओडिशा में कहाँ पर? ओडिशा में है भुवनेश्वर को। एक बात ये भी है कि भुवनेश्वर को एकाक्षर क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस लिंगराज मंदिर को हैंडल कौन करता है? एक तो करता है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्लस इस मंदिर के लिए एक मंदिर ट्रस्ट बना रखा है जो कि इस मंदिर को संभालता है। किसके लिए? लॉर्ड शिवा। ठीक है, लिंगराज नाम से ही शो हो रहा है, लिंगराज लॉर्ड शिवा भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पर? इसका डिस्ट्रिक्ट खुर्दा है, खुर्दा में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कब बना था? तो ये 11वीं सेंचुरी में बना। ठीक है, और कौन सी स्टाइल है? नागर स्टाइल, मतलब इसकी जो शैली है मंदिर की वो नागर शैली में इसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 11वीं सेंचुरी में बनाया गया। बाकी नागर स्टाइल है, इसकी शैली नागर है, भगवान शिव को है, लॉर्ड शिवा को समर्पित है, भुवनेश्वर के अंदर है, भुवनेश्वर को एकाक्षर क्षेत्र कहते हैं। ये 5 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट हो गए। अब आज का करंट शुरू करेंगे। पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रात को 1:58 हुई है, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको लगता हो कि मेरा कंटेंट अच्छा हो तो आप सब्सक्राइब करें और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, और बाकी कमेंट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किसने महाराष्ट्र के 2 सेकेंड, किसने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है? ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीय तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसने, इन 4 मंत्री है इनमें से किसने शुरू किया है, शुभारंभ किया है? ठीक है, तो अर्जुन मुंडा, हरसिमरत कौर बादल, हर्षवर्धन और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है जो कि अर्जुन मुंडा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुआ है? तो पहले तो आप देख लीजिए कि ट्राइफेड क्या है। ठीक है, ट्राइफेड क्या है कि इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, पहली चीज। ठीक, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाकी इसकी जो ट्राइफेड है इसकी मिनिस्ट्री कौन सी लगती है? तो इसकी मिनिस्ट्री है जो कि ट्राइबल ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री लगती है। बाकी ये नेशनल लेवल की अपेक्स बॉडी है। तो ये और ये क्या 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 काम करेगी? मान लो कोई भी जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, मान लो, तो उसमें से जो वहाँ के लोग कोई भी वनों से कोई भी सामान खरीद के लेकर आए, उनसे शहद बनाया या फिर शहद को कलेक्ट किया, तो यदि उनको बेचना है तो ये ई मार्केटिंग का काम करेगा, ऊपर लेबल लगाएगा। ठीक है, जिसे ट्राइफेड अपना मतलब जनजातियों के लिए एक विशेष लेबल विकसित किया है तो उस लेबल को लगेगा, उसके माध्यम से और आगे सामान को बेच देगा। तो मेनली मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि ट्राइबल एरिया के लिए मार्केटिंग का काम भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ट्राई फूड प्रोजेक्ट है, इसका 3rd प्रसंस्करण, ठीक है, लॉन्च किया किसने? अर्जुन मुंडा ने। ये कौन है? आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, बाकी इसमें छोटी छोटी और भी दूसरी छोटी छोटी तो क्या दूसरी मिनिस्ट्रियों ने भी साथ में इनका सहयोग किया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, बाकी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और बाकी ट्राइफेड, इन तीनों ने मिलकर ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, जो कि ट्राइबल एरिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंडिया ईट राइट इंडिया, ठीक है, उचित मतलब जो भी खाओ वो सही होना चाहिए, ईट राइट इंडिया हैंडबुक को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, फसाई, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस हैंडबुक को किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन, आर एस प्रसाद, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है जो कि हर्षवर्धन कौन से मंत्री है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने, ठीक है,
ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है। ठीक है, ईट राइट क्या है कि मान लो आप जो चीज़ खा रहे हो उसमें ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, जिसे WHO ने भी मना कर रखा है। लेकिन यदि ट्रांस फैट आप उस चीज़ में डाल रहे हो तो आपको उस पैकेट पे लिखना होगा कि इसमें ट्रांस फैट का उपयोग कर रखा है। तो इस प्रकार जो भी खा रहे हो वो सही खाओ। इसी को ध्यान में रखते हुए फसाई ने पहले आपको ध्यान होगा कि एक लैब टेस्टिंग जो कि शहद शहद को चेक करने के लिए एक लेबोरेटरी का भी डेवलपमेंट किया, ताकि जो भी शहद हमें मिले वो शुद्ध हो, ना कि विशुद्ध रूप से मिले। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए ईट राइट चैलेंज के हिस्से के रूप में अभी एक जो बुक लॉन्च की है, किसने की? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन कौन? परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का हमें डेवलपमेंट ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट सवाल है, बाकी आप ये भी देख लीजिए, ये फसाई है जो कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 2006 में बनी। ठीक है, 2006 में बनी एक्ट के तहत, 2006 एक्ट के तहत 2011 में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्ग के नाम, ठीक है, एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान शुरू किया है? दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है जो कि मध्य प्रदेश है। अपन ने 2 दिन पहले करंट में देखा था कि दिल्ली 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 की पुलिस की सुरक्षा के लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने, और एक आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डेवलपमेंट करके दिल्ली पुलिस जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनके लिए भी इस प्रकार का एक कैंपेन शुरू किया। तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाकी एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान शुरू किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है? एक अद्वितीय अभियान, एक संकल्प बुजुर्ग के नाम, बड़ों के लिए एक प्रतिबद्धता, ठीक है, के बीच में छतरपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया है। फिर नेक्स्ट सवाल है, उस संगठन का पता लगाएं जिसने ऑर्गेनाइजेशन हाथी नामक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हाथी नामक रिपोर्ट जारी की है। तो घाटियों के पशु मित्र, विश्व पशु संरक्षण, बेस्ट फ्रेंड एनिमल सोसाइटी। ठीक है, तो इनमें से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि विश्व पशु संरक्षण ने। विश्व हाथी दिवस कब? 12 अगस्त 2020 को के पालन के दौरान विश्व पशु संरक्षण ने हाथियों की रिपोर्ट का 3rd एडिशन जारी किया है। ठीक है, उन वस्तुओं पर नहीं जिन पर प्रकाश डाला गया था कि भारत में 200 से अधिक हाथियों को गंभीर अपर्याप्त परिस्थितियों में रखा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में हाथी पर्यटन में 1 दशक से अनुसंधान शामिल है। थाईलैंड, भारत, लाओस, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया में मनोरंजन स्थलों का आकलन भी साथ साथ में किया। ठीक है, तो हाथियों के ऊपर, हाथियों को कितना खतरा है, हाथियों को एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किस तरह व्यक्तियों के द्वारा रोड बनाई जाती है उसमें से हाथी बीच में आता है, इधर से गाड़ी आई तो हाथी का एक्सीडेंट हो गया, किस प्रकार की रेल की पटरी, इधर से रेल आ रही है, इधर से हाथी आ रहा है, दोनों का इस जॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार की रिपोर्टों और हाथियों के प्रति कितना खतरा है, हाथियों के दांत किस प्रकार बेचे जा रहे हैं, तो इस प्रकार की इस रिपोर्ट में सारी की चीज़ बताई गई है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि भारत का फर्स्ट ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट ग्रीन डिपॉजिट, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? ड्यूस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, DBS बैंक एंड HSBC इंडिया। तो इसका राइट आंसर है HSBC इंडिया। तो ये भाई ग्रीन डिपॉजिट बैंक क्या है? ग्रीन डिपॉजिट बैंक ये है कि मान लो इसमें आपने 100 रुपये जमा करवाए, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कोई भी FD इस प्रकार का जमा करवाए, तो ये 100 रुपये उस चीज़ को दिया जाएगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए उचित हो। जैसे कि पवन चक्की का हो, सोलर प्लांट के लिए इस्टेब्लिश कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा हो, या ऐसा प्लेटफॉर्म जो कार्बन को कम उपयोग करे, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोयले का उपयोग नहीं करे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ठीक है, तो इस प्रकार की मतलब इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो होता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ या फिर ग्रीन प्रोग्राम की तरफ। तो ये इसलिए एक खाता खोला गया है ताकि हरित पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएं, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण को रोकथाम के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो निम्न कार्बन, लो कार्बन, मतलब 100% जीरो कार्बन तो नहीं, फिर भी 1%, 2% कार्बन, 10% से तो अच्छा है, 1% कार्बन हो तो नो, उसके लिए ये इस प्रकार का ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये भारत का है जो कि पहला विदेशी बैंक बन गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है HSBC इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? ठीक है, मोबाइल ऐप कौन सा है? हरित पथ।
तो गृह मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजगृह मंत्रालय। ठीक है, आप सोचोगे कि हरित है, ग्रीन रिलेटेड है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किया होगा, नहीं, इसका राइट आंसर है जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। तो इस हरित पथ में क्या होगा, हरित पथ में होगा कि ये मोबाइल ऐप जो भी है, सभी वृक्षारोपण परियोजना के तहत उनकी पौधों की निगरानी के लिए, पौधे को डेवलपमेंट कितना हो रहा है, पौधे जल नहीं रहे हैं, तो इन पौधों की रिपोर्टिंग इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। इसे किसने डेवलप किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसे किया गया। ठीक है, इससे पहले NHAI ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान भी लॉन्च किया था। क्या नाम था, हरित भारत संकल्प। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 25 दिनों में 25 लाख से अधिक की पौधे लगाए गए, बहुत ही अच्छा काम किया। पौधे हमारे, जो अभी अपन ने बात की थी कि मान लो कोई भी कार्बन प्रदूषण हुआ तो पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, CO2 को पौधे अपने भोजन बनाने में उपयोग करेंगे, फिर हमें O2 दे देंगे। तो 25 लाख पौधे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इस प्रकार की है जो भी मतलब पौधे के रिलेटेड में ये हरित पथ नाम का ऐप काम करेगा। फिर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाल ही में गोरुमारा नेशनल पार्क में भारतीय बाइसन या भारतीय गोर का शव मिला। ये पार्क किस राज्य में है, तो गोरुमारा नेशनल पार्क कौन से इन चारों राज्यों में से किस में से है, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में भी यहाँ पर डिटेल है, हम पूरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में गोरुमारा नेशनल पार्क में भारतीय बाइसन या भारतीय गोर के नाम से जाना जाता है, जिसका शव मिला था। ठीक है, ये क्या है, ये जो भी भारतीय गोर है, ये गो जातीय पशु। ठीक है, तो मतलब कि गाय की प्रजाति वाली एक पशु है। ठीक है, तो इसके एशिया पर इसके बड़े बड़े काले लोम यानी बालों का आवरण से ढका एक गो जातीय पशु है। वर्तमान समय में इसकी आबादी भारत में ही पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस्कोरस, जबकि स्थानिक नाम क्या है, इसका नाम है गोर। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो प्रकृति की सुरक्षा के लिए कौन सा जीव या पौधे, उनका लेवल कितना खतरनाक स्थिति में है, उनका मतलब उनके ऊपर कितना खतरा है, या फिर उनका इलीगल ट्रेड कितना हो रहा है, उनको कितना, उनके ऊपर कितने किसी भी प्रकार के खतरा है, या फिर उन पर कितना कोई भी अटैक कर रहा है, या फिर उन्हें मारकर उनकी चर्बी, उनके दांत, उनकी वनस्पति उपयोग में काम लिया जा रहा है। तो उसमें बताता है कि IUCN ने बोला कि वल्नरेबल है, मतलब सुभेद्य, अभी इस पर खतरा आना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये पार्क गोरुमारा नेशनल पार्क चर्चा में आया है। तो इसके गोरुमारा नेशनल पार्क की आपको याद रखना कि पश्चिम बंगाल में ये है। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेशन मैंने गूगल मैप से डाल रखी है, और इसमें ये मेहनत अच्छी लगती है, तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब के माध्यम से, यदि आपका दिल चाहे तो। बाकी आपकी इच्छा। भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में, ठीक है, भारतीय गैंडों की आबादी के लिए प्रमुखता बनाया गया था। ठीक है, जब बनाया तब ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, फिर बाद में उसे एक नाम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का इसे दर्जा दे दिया गया था। तो ये डेवलपमेंट है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा। तो ये 4 स्टेट दे रखे हैं। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या मेघालय में कहाँ पर मनाया जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है केरला। ठीक है, फिर केरल में क्या है, केरल में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, ये एक NGO है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है, कि राज्य इकाई ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और थम्बीपुरनम के साथ केरल में पहली बार आयोजित होने वाले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए साझेदारी की है। ठीक है, तो ये इन इंस्टीट्यूशन ने इनके साथ मिलकर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, इसे थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बाकी ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक आप याद रख लेना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। आप क्या मुझे बता सकते हो कि एक अच्छी मैगजीन निकालता है, तो आप उसका नाम बता सकते हो क्या, वो अर्थ साइंस रिलेटेड है या फिर किसके रिलेटेड है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी एक तो इसमें IUCN का नाम याद रख लो, एक WWF इंडिया रख लो और एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री,
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का नाम याद रख लो, ठीक है। बाकी इस उद्देश्य इनके इन जीवों की, देखो जो भी उत्सव मनाया जाएगा तो वो किसी न किसी एक विशेष प्रजाति, जाति या फिर कल्चरल को जिंदा रखने के लिए, तो इसमें क्या है, जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करवाना है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत 2018 में हुई थी, तो ये है। बाकी इसमें आप ड्रैगन फ्लाई के बारे में देख लीजिए, ये ड्रैगन फ्लाई का मैंने पिक दे रखा है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई है, इसके तो पंख है होते हैं कि मतलब होते तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, लेकिन कभी कभी रंगीन भी होते हैं, आंखें दो बड़ी होती है, ठीक है। बाकी क्या है, ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो कि ओडोनेट वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज इसके लिए काम करता है। ये गैर राजनीतिक किसी लाभ के लिए नहीं काम करता, गैर लाभकारी संगठन है। कीटों के बारे में लोगों को अवेयर करने का काम करता है, ठीक है। बाकी एक वेस्ट ड्रैगन फ्लाई की बड़ी बहुमुखी आंखें होती है, दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख होते हैं, लंबी शारीरिक संरचना शामिल होती है। बाकी आप इस इमेज को तो आराम से देख सकते हो, इमेज देखने से क्या कई चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। ये बी एन एच एस प्लस दो, आपको दो चीज़ें बतानी है, ठीक है। BNHS का जो लोगो है वो किसके रिलेटेड है, क्या ये राजस्थान का कोई पक्षी या पशु किस प्रकार का है, आप मुझे बताइए। बाकी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी का ये मैंने यहाँ सिंबल दे रखा है, और ये आप ड्रैगन फ्लाई के फोटो को देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है, हाल ही में निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, ठीक है। राजीव कुमार, अशोक लवासा, राजीव महर्षि या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जो कि राजीव कुमार जी को बनाया, ठीक है। राजीव कुमार जी कौन है, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव, ठीक है। राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी अभी कौन थे, अशोक लवासा थे। अब ये कहाँ गए, ये एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के पद के रूप में काम करेंगे, ठीक है। बाकी उन्हें भी वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन से दो योजना जैसे मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना पर विशेष रूप से कार्य किया था, ठीक है। बाकी आर्टिकल 324 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग में जो भी है उसके कार्यों और उसको सुरक्षा, मतलब उसको पद से, उसको उस व्यक्ति को आप पद से इतना आसानी से नहीं हटा सकते हो। यदि उसे हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार जजों को हटाया जाता है वैसे ही इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। किसके आधार पर, अक्षमता के आधार पर, मतलब ये काम नहीं कर सकता है तो उसके आधार पर आप हटा सकते हो, नहीं तो आप निर्वाचन आयोग की किसी भी अध्यक्ष पोस्ट वाले को हटाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। ये इस सुरक्षा कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 324 से मिलती है, ठीक है। बाकी पूरे देश में ये परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, कितना एरिया किस रेंज में आएगा, कौन सी विधानसभा में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, उसका ये परिसीमन भी करता है। बाकी आपने एक टीएन सेशन का नाम तो सुना ही होगा, वो बोलते थे, वो भी निर्वाचन आयुक्त थे, वो बोलते थे कि मैं नाश्ते में तो पॉलिटिशियंस को खाता हूँ। बाकी खैर ये है। फिर नेक्स्ट वाले कि हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चर्चा में रहा, ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इन चारों में से बताइए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। तो इसमें क्या है कि MSME, ठीक है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC के द्वारा इसका रोजगार सृजन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी यूज है, ठीक है। आपके अकाउंट है, अकाउंट में आपको जो भी सब्सिडी वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। बाकी ये चर्चा में अभी इसलिए रहा है क्योंकि इसने जो भी परियोजना को स्वीकृति देनी थी 44% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में काफ़ी प्रगति देखी गई, इसलिए इसकी चर्चा हुई है और इसलिए हमने इसको करंट के मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट था इसलिए शुरू कर लिया, देख लिया, ठीक है। बाकी 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम कौन कौन से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी। फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में NCC के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये किस मंत्रालय के आता है, तो आपको बताना है कि NCC नेशनल कैडेट कोर कौन से मंत्रालय के तहत आता है, क्या गृह होम मिनिस्ट्री के आता है या डिफेंस मिनिस्ट्री, तो ये आता है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसमें क्या किया है, देखो NCC की संख्या बढ़ाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल ये भी कारण हो सकता है कि मान लो अपना चाइना की तरफ मान लो युद्ध छिड़ जाए, तो इधर
पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी युद्ध छेड़ दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एनसीसी के भी कैडेट्स को तैयार रखेंगे, ताकि वो यदि हमारी भारतीय सेना आधी इस तरफ और आधी इस तरफ काम करेगी तो उनके एनसीसी के जो भी कैडेट्स होंगे वो इन दोनों तरफ से इनको छोटी मोटी जो भी सुविधा देनी होती है या फिर किसी भी प्रकार की राशन सामग्री, देखो यदि सैनिक लड़ रहा है तो इसे इस राशन सामग्री नहीं पहुंचेगी तो भी इसका लिए लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या, ये सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की संख्या बढ़ेगी तो एनसीसी के और कैडेट्स मिलेंगे तो वो आगे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है, ये देख लिया। इसको 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक हेडेड करते हैं, ठीक है, पहली चीज़। बाकी एनसीसी के पुनर्गठन के लिए जनरल डीबी सेकतकर सेवानिवृत्त हैं, इनकी अध्यक्षता में भी एक मतलब इनका पुनर्गठन करना है। कैसे करेंगे पुनर्गठन, तो उसके बारे में इनको पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी तो इसने अभी रिकमेंडेशन दे दी है। बाकी 1948 में HN कुंजरू 1946 की सिफारिश पर इसे बनाया गया था, ठीक है। बाकी इसकी जड़ें तो ब्रिटिश भारत में ही बन गई थी, तो अब इस प्रकार का तो इनकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए इस पर यह भी एक अपडेट आया है, ठीक है। फिर उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए नेशनल कौशल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में भागीदारी करी है। किसने करी है? ये मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रोवाइड कराएगा। तो इसका राइट क्या आंसर है? गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन या IBM। तो इसका राइट आंसर है जो कि IBM है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ई स्किल पोर्टल किसका है? NSCD का, और पीटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा कि किसी काम को कैसे किया जाए, अच्छे तरीके से कैसा करा जाए, उसका कैसे किया जाए, उसका कौशल कैसे डेवलप हो। मजदूर मतलब एक कोई मजदूर हो तो उसे कारीगर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो जो मजदूर और कारीगर की अलग अलग कौशल होता है तो उसे डेवलपमेंट करने के लिए फ्री शिक्षा भी दी जाएगी, जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी भी अदर सेक्टर के तहत हो सकती है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय मतलब कि बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ समझौता किसने हस्ताक्षर किया है? तो कौशल और विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है उसने शिपिंग मंत्रालय के साथ कर दिया है। क्या करेंगे कि आपके पास शिपिंग मंत्रालय है, हमारे पास स्किल है, तो शिप पर यदि कोई भी प्रकार की स्किल बढ़ानी हो तो हम उस पर हम काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पोर्ट समुद्री क्षेत्र जनशक्ति को फिर से चलाने, पुनः कुशल बनाने और उत्थान के लिए नौवन मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता जारी किया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये 4 देश हैं, इसमें से जल समझौता हो तो हो सकता है कि इजराइल का नाम इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इजराइल को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम में बहुत महारत हासिल है। इनके पास पानी कम होने के बावजूद भी एक अच्छी कृषि कर सकते हैं। ये इजराइल के पास टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एक बहुत अच्छा हुनर है। तो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के माध्यम से यदि इरिगेशन कर सकते हैं तो ये हमें भी सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन के लिए इजराइल के साथ में किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो अभी तो एक बार तो 2 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ में मिलकर किया है। बाकी दीर्घकालिक सुधार भी, लॉन्ग टर्म के सुधार भी भारत और इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के साथ मदद करी जाएगी। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस संगठन ने बिजनेस स्वीडेंटो बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ समझौता किया है? तो इसमें से इन चारों संगठन में से कौन सा है जिसने बिजनेस स्वीडेंटो बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन आपको बहुत कई बार अपने चर्चा कर ली, 7-8 बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका? अटल इनोवेशन मिशन किसका? नीति आयोग का, ठीक है। तो नवाचार इनोवेशन की संस्कृति हमें बढ़ानी है, ठीक है। मतलब केवल हमें एक पुराने रास्ते पर नहीं चलना, उस लीक से हटकर हमें चलना है। तो हमें इनोवेशंस करने होंगे, ठीक है। बढ़ाने के लिए भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग बिजनेस स्वीडन ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इनोवेशन के मामले में ये काम करेंगे, ठीक है। बाकी इसका एंडस विक्सबर्ग के मिशन डायरेक्टर R रामानंद ने वस्तु तो SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस स्वीडेंटो बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है?
कि मान लो कि एक ऐसा इकोसिस्टम हो ताकि इतना इस एरिया में मान लो पानी 24/24 घंटे 7 दिन पानी का, लाइट का, बिजली का और भी दूसरी प्रकार की जो भी स्टार्टअप खोलने में हमें किसी प्रकार की समस्या है उनका हमें सॉल्यूशन करके इस क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है और आज का अंतिम सवाल। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कौन सा सम्मेलन था इसमें से जिसने ओम बिरला ने भाग लिया? तो ये था पांचवा पांचवा विश्व सम्मेलन का संस्करण था। ठीक है, तो इस बार क्या ऑफलाइन हुआ? नहीं, वर्चुअल हुआ। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी, मतलब इधर भी एक टीवी लग रखी है, इधर भी टीवी लग रखी है, नेट के माध्यम से सारे एक दूसरे से जुड़ गए हैं अलग अलग स्क्रीनों के माध्यम से। तो ये पांचवा था। लेकिन जो दूसरा भाग किस में होगा वो ऑस्ट्रिया के वियना में भौतिक मोड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बाकी इनका क्या टारगेट होता है कि इस सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व। ठीक है, संसद का नेतृत्व अच्छे तरीके से होना चाहिए और शांति स्टैब्लिश करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि आज हम जितना यूज़ कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएं। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो। तो इन विषयों पर इनकी चर्चा की थी और ये हमें आगे और लेकर चलना है। तो आज के लिए फिर कल के लिए 2 सवाल आपको छोड़ के जाते हैं और फिर इसका कल विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, तीस्ता नदी जो हाल ही खबरों में किस राज्य से उत्पन्न होती है? पहला, इन 4 स्टेट में से बताना है तीस्ता नदी। और फिर ये नासा रिलेटेड है, आप इस सवाल को पढ़ सकते हो, इसका आंसर आपको कल मिलेगा। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, 2 बज गई है, 2:30 हो गए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो फिर आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाकर मेरा आप हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी आपको संतुष्ट कई कई जगह से संतुष्ट हुई होगी और अपना सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस पर अमल किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।